नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद नेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं फॉरगिव फॉर गुड, जो कि लिखी गई है फ्रेड लस्किन द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द साइंस ऑफ फॉरगिवनेस। द साइंस ऑफ फॉरगिवनेस, इस चैप्टर में ऑथर में बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, या ओवरऑल चैप्टर का मैसेज क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि जैसे अभी तक हमने डिस्कस की है लास्ट वीडियोस में कि जैसे ही हमारी लाइफ में हमें कुछ अनवांटेड होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम हर्ट होते हैं, हम ग्रीवियंस स्टेट में चले जाते हैं, हम एक तरीके से ब्लेम गेम खेलते हैं और उसके बाद फिर हम एक ग्रीवियंस स्टोरी जनरेट करते हैं। तो ये सारे उसमें क्या होता है कि एक तरीके से हम सामने वाले को भी बुरा भला कह रहे होते हैं और उसके साथ साथ चलते चलते हम क्या है, अपने आप को भी हर्ट कर रहे होते हैं, हम अपने फिजिकली मेंटली स्टेट को भी ख़राब कर रहे होते हैं, फिजिकली मेंटली भी हम कहते हैं प्रॉब्लम में आ रहे होते हैं, डिजीज़ आपको लगनी शुरू हो जाती हैं, आप अपने आप को डिस्ट्रॉय करने शुरू कर देते हैं, आपका सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि इन सभी सो कॉल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, जो आप एक विशियस नेगेटिव साइकिल स्टार्ट कर लेते हैं, इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसको अवॉइड करने का कहते हैं एक सिंपल मेथडोलॉजी है, सिंपल प्रिंसिपल है, सिंपल वर्किंग है, वो है फॉरगिवनेस। कहते हैं अब ये फॉरगिवनेस क्या है और इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या मेथडोलॉजी है, और ये फॉरगिवनेस हम कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं, कैसे ये एक्ट करती है, कैसे हम इसको अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं और कैसे लोगों को फॉरगिव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरगिवनेस, इस चैप्टर में ऑथर ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए करते हैं डिस्कस डिटेल में। ऑथर बताते हैं कि जैसे पहले बताया कि लाइफ में हमारे जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, हमें हर्ट महसूस होती हैं, उसको दूर करने का एक ही तरीका है, बड़ा सिंपल और आसान तरीका है कि हम माफ़ करना शुरू कर दें। हम फॉरगिवनेस की जो एक मेथडोलॉजी है उसको अपनाएं, फॉरगिवनेस की जो एक प्रिंसिपल है उसको समझें और उसको समझने के बाद लोगों को माफ़ करना शुरू करें, क्योंकि अल्टीमेटली ऑथर कहते हैं कि ये फॉरगिवनेस जो है, इससे क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आपको होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको कैसे होगा कि आपकी फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जब हर्ट होते हैं आप, तो आप एक ब्लेम गेम में चले जाते हैं, आपके ग्रजेस पैदा हो जाती हैं, आप दूसरों के कहते हैं बदला लेना चाहते हैं, दूसरों के प्रति आपकी रिजेंटमेंट आपके अंदर आ जाती है। तो उससे क्या होता है, आप फिजिकली मेंटली आप डिजीज्ड हो जाते हैं, आपके अंदर ग्रीवियंस जनरेट हो जाती है। तो उसकी वजह से आप हर्ट होना शुरू हो जाते हैं। उस हर्ट को बचने का एक ही तरीका है कि आप सभी को माफ़ कर दें। जब आपको माफ़ करेंगे सभी को, तो आप शांत हो जाएंगे, आपकी जो अंदर एक एजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। और आप जैसे ही शांत होंगे, ये आपके अंदर जो एक हर्ट की भावना आई हुई थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आप फिज़िकली मेंटली जो है शांत हो जाएंगे, आराम में आ जाएंगे। आपकी बीमारियां जो आपको लगने वाली थी इन फ्यूचर, वो लगते लगते बच जाएंगे उस चीज़ से। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो एक फॉरगिवनेस का फार्मूला है, ये फॉरगिवनेस का जो प्रिंसिपल है, ये कहते हैं इससे क्या होता है, हमारे इमोशंस जो हैं वो हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं, हम इमोशनली जो है स्टेबल हो जाते हैं। हम इमोशनली अगर देखा जाए तो हमें ग्रेटिट्यूड, फेथ और सिंपथी हमारे अंदर जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो सो कॉल्ड इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, ये कब जनरेट होते हैं, कैसे होते हैं। ये कहते हैं होते हैं जब हमारे अंदर फॉरगिवनेस की भावना पैदा होती है। हमें ये ध्यान रखना है, जैसे ही फॉरगिवनेस होगी तो ये ट्रेड्स, पॉजिटिव ट्रेड्स हमारे अंदर जनरेट होंगे, और जैसे ही ये पॉजिटिव जनरेट होंगे ट्रेड्स, तो कहते हैं क्या होगा, हम लोगों को फॉरगिव करना शुरू कर देंगे। और फॉरगिव करना शुरू करेंगे तो सामने वाले को भी हम रिलीज़ कर देंगे, एक वो जो हमने ग्रज रिजेंटमेंट अपने दिमाग में रखी थी, और अपने आप को भी रिलीज़ कर लेंगे। और यहाँ पे अब बात करते हैं कि नो डाउट कहते हैं अगर हम इस हर्ट, इस कहते हैं ग्रज, रिजेंटमेंट की फीलिंग को अपने अंदर रखते हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा, हम फिजिकली मेंटली जैसे पहले बताया हम बीमार हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे फॉर एग्जांपल कहते हैं हमारा बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, हमें नींद हमारी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है, हमें कहते हैं इंसोम्निया हो जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी की हमारे फेजेस हम चले जाते हैं, अल्टीमेटली फिर और डिटेरियोरेटिंग स्टेजेस में हम
पहुंच जाते हैं फिज़िकली मेंटली डिजीज़ में। तो अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर हमने ये टेक्निक सीख ली फॉरगिवनेस की, तो हम कह सकते हैं कि हम फॉरगिव फॉर गुड का जो एक फेज़ है या स्टेट है उसको प्राप्त कर लेते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहले जैसे कि पहले बताया कि हमें खुद को फ़ायदा होता है, हम फिज़िकली मेंटली स्टेबल हो जाते हैं, काम हो जाते हैं और एक तरीके से हेल्दियर हैप्पियर लाइफ को जीना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट दूसरों पे भी पड़ता है, दूसरों की लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है पॉजिटिव, और वो भी जो हैं सामने वाले इंसान हैं जब उनको माफ़ कर देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं रिलीव्ड फील करते हैं, और उनकी लाइफ में भी जो है एक तरह से जो एजिटेशन होती है, जो कहते हैं स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि इस पूरे सो कॉल्ड हर्ट को दूर करने के लिए ऑथर ने एक फॉरगिवनेस के प्रिंसिपल्स को कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेवलप किया। तो ये सारा जो किस तरह से उन्होंने प्रिंसिपल्स को डेवलप किया और कैसे उनको हम बेनिफिट ले सकते हैं इन फॉरगिवनेस प्रिंसिपल्स का, और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमें फिज़िकल मेंटल फ्रंट पे हमें इसके बेनिफिट होते हैं फॉरगिवनेस के, ये सारे जो हैं यहाँ पे ऑथर डिस्कस करते हैं। अब बताते हैं ऑथर के इस पूरे सो कॉल्ड फॉरगिवनेस प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए ऑथर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ किए, और 25 साल से लेकर 50 साल तक के जो इस एज ग्रुप के जो लोग थे, अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स के, वहाँ से उन्होंने उठाए सेगमेंट से एक तरह से लोगों को इकट्ठा किया, अलग अलग स्ट्रेटा ऑफ लोगों से। तो उनको कहते हैं लेके उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए उनको फिर नोट डाउन किया, उन पे ये जो मेथडोलॉजी अपनी कहते हैं आजमाई, और उसके बाद सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स को, फॉरगिवनेस के प्रिंसिपल्स को याद किया और उनको डेवलप किया। और अभी यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने जो चीज़ देखी, जैसे इन्होंने ये जो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए, फॉरगिवनेस के प्रिंसिपल जो इन्होंने डेवलप किए, और डेवलप करने के बाद जैसे ही लोगों ने अपनी लाइफ में उनको इम्बाइब किया, उन्होंने उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो उनके जो रिज़ल्ट्स थे वो बड़े अमेजिंग आए, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स इनको मिले। और रिज़ल्ट जैसे पहले बताया, उनके सो कॉल्ड उनकी स्ट्रेस एंग्जाइटी कम होगी, उनको कार्डियोवास्कुलर जो उनकी सिस्टम था वो बढ़िया हो गया, उनका नर्वस सिस्टम जो रिलैक्स्ड हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी उनको, फॉर एग्जांपल जिनको नींद नहीं आती तो उनको नींद ठीक होगी, जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो गया और डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट था वो ठीक हो गया। तो इस तरीके से जिनको बॉडी पेन, सो कॉल्ड बॉडी पेन्स और एक्स होती हैं सी, उनको वो ठीक होना शुरू हो गई। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो धीरे धीरे विदरॉन होनी शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये जो इन्होंने वाइड स्कोप ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे जो उन्होंने बताई लोगों की, और उनको कहते हैं एक तरीके से अपने सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों को उठाया, अलग अलग स्टेटा से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग एरिया से, वहाँ से उन्होंने अल्टीमेटली जब ये सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया और रिज़ल्ट जो मिले इनको, जैसे पहले बताया, बड़े अमेजिंग और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। और ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि ये बात इनको यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं अगर हम लाइफ में अपने फॉरगिवनेस को या इन प्रिंसिपल्स को, इन मेथडोलॉजी को अपनाते हैं, तो ये हमारी लाइफ को बहुत इजी कर देते हैं, और अपनी लाइफ में जो हर्ट है, रिजेंटमेंट है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, उसको बहुत हद तक हम जो है रिलीव्ड हो जाते हैं उससे। अब इस चैप्टर में ऑथर जो हैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है बिगनिंग फॉरगिवनेस रिसर्च। अब यहाँ पे ऑथर अपने खुद की जो फॉरगिवनेस का रिसर्च था, जो इन्होंने प्रिंसिपल्स को डिस्कवर किया, इवॉल्व किया, कहते हैं रिसर्च की, डिस्कवरी की, उसके बारे में बताते हैं कि कैसे किया। यहाँ पे बात करते हैं कि ये पीएचडी कर रहे थे, तब इनके दिमाग में आया कि फॉरगिवनेस के एरिया पे मुझे काम करना चाहिए। वो क्योंकि इनको लगता था कि इनका बचपन का दोस्त था सैम, उसको ये कुछ उनके साथ ऐसी उनकी बचपन
इवन की उसके साथ घटना थी, इवेंट था, जिसकी वजह से उसको माफ़ नहीं कर पा रहे थे अभी भी, टिल नाउ एट द एज ऑफ 50-60 ईयर्स आफ्टर दैट इंसिडेंस के अभी माफ़ नहीं कर पा रहे थे। तो अब इनको लग रहा था कि अगर मैं ऐसा इस तरीके से उस एपिसोड में, उस इवेंट में अभी तक स्टक हूँ और उसको माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, और मैं उसकी वजह से परेशान हो रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ और अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, तो कहते हैं और लोग पता नहीं कितने ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में, ऐसे ऐसे एपिसोड्स लोगों के होते होंगे जिनकी वजह से वो एक रिजेंटमेंट, एक रिवेंज कहते हैं, और एक तरह से ग्रीवियंस स्टेट में फंसे रहते होंगे। तो इनको लगा कि ये फॉरगिवनेस एक ऐसा एरिया है, टॉपिक है, जहाँ पे उनको काम करने की ज़रूरत है, और इस एरिया पे ऑलरेडी ज़्यादा कुछ डिस्कवरी, ज़्यादा कुछ कहते हैं लोगों की रिसर्च पेपर्स, या कहते हैं इस पे ज़्यादा लोगों ने काम नहीं किया था। तो इनको लगा कि इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे इनको रिसर्च करनी चाहिए, इस पे इनको फाइंड आउट करना चाहिए मेथडोलॉजीज, वेज एंड मीन्स लोगों के लिए, जहाँ से लोगों को आराम मिले, लोग उन प्रिंसिपल्स को अपना के अपनी लाइफ को ईजी कर सकें। तो बताते हैं कि इन्होंने फिर डेवलप किए मेथडोलॉजी, प्रिंसिपल्स, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए लोगों को लेके। तो अब वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले इन्होंने कुछ अजम्पशंस लेके चले, ये कुछ इन्होंने कुछ धारणाएं लेके चले कुछ अपने माइंड में। वो धारणाएं क्या क्या थी? सबसे पहली धारणा ये थी, ये मान के चलते थे कि फॉरगिवनेस जो है वो फॉरगिवनेस है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के वो किसके बारे में है, किसके साथ रिलेटेड है, डजेंट मेक ए डिफरेंस। लेकिन इन्होंने बताया कि मैंने इस फॉरगिवनेस पे काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी थी, जहाँ पे ये बताया गया था कि फॉरगिवनेस जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, एपिसोड टू एपिसोड वेरी करती है, और कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि फॉरगिवनेस इज़ फॉरगिवनेस। हाँ, नो डाउट कहते हैं जो फॉरगिवनेस है, कहते हैं ये जो है एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। ये कह सकते हैं कि जो ऑफेंस कमिटेड हुआ है उसके इर्रेस्पेक्टिव है ये जो सो कॉल्ड फॉरगिवनेस है, ये इसका कोई उससे संबंध नहीं है कि ऑफेंस क्या हुआ है। नो डाउट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी ने मर्डर किया है उसका भी कहते हैं वही, उसको हम इजीली उतना ही माफ़ कर दें, या जिसने किसी ने सो कॉल्ड एक ट्रैफिक वायलेशन किया है उसके लिए माफ़ी जितनी आसान है। नो डाउट कहते हैं दोनों की माफ़ी, या कहते हैं ग्रीवियंस जो कहते हैं, जो कहते हैं गंभीरता है दोनों की और अलग अलग है। बट कहते हैं नो डाउट फॉरगिवनेस इज़ फॉरगिवनेस, उसको फॉलो करने का जो प्रोसीजर है, हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए, कैसे माफ़ करना चाहिए, वो कहते हैं प्रिंसिपल मेथोडोलॉजी है, वो कहते हैं एक ही है। ये इनकी एक एग्जाम्पल ये मान के चली इन्होंने। दूसरी जम्पशन जो इन्होंने मान के चली वो ये थी कि फॉरगिवनेस जो है वो कहते हैं इंसान के प्रेजेंट मोमेंट के लिए, पास्ट के लिए उसको लेना देना नहीं है। मतलब कहने का ये है कि फॉरगिवनेस जो है वो इंसान के प्रेजेंट मोमेंट को ठीक करने के रिगार्डिंग है, उसके पास्ट में उसके साथ क्या हुआ, क्या उसकी हर्ट थी, उसके रिगार्डिंग नहीं है, क्योंकि पास्ट हैज़ गॉन, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। नो डाउट प्रेजेंट को हम उसको ठीक कर सकते हैं, प्रेजेंट को रेक्टिफाई कर सकते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो ये जो फॉरगिवनेस है ये कहीं ना कहीं इंसान के प्रेजेंट को ठीक करने के लिए हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच वाली एक सिचुएशन हो जाती है। थर्ड जो जम्पशन या ऑथर यहाँ पे लेके चलते थे वो ये थी कि फॉरगिवनेस जो है उसकी पावर जो है उसको जो है ज़िंदगी में जो वर्स्ट सिनेरियो हैं उसके लिए नहीं संभाल के रखना चाहिए, कि जो वर्स्ट सिनेरियोज हमारी लाइफ में होते हैं, कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, उस केस में ही हमने फॉरगिव करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉरगिवनेस जो है डेली लाइफ में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, मिस हैपनिंग्स होती हैं, उसके लिए भी हमें फॉरगिवनेस अपने दिमाग में रखनी चाहिए, फॉरगिवनेस हमें देनी चाहिए, फॉरगिवनेस की मेथोडोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। तो कहते हैं ये जम्पशन ऑथर ये एक लेके चलते हैं। और यहाँ पे कहते हैं जैसे पहले बताया ऑथर बहुत सारे क्योंकि ये एक तरह से इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसके लिए क्या किया, इन्होंने स्टूडेंट्स को वॉलंटियर किया, रिसर्च की, और उसके लिए इन्होंने स्टूडेंट्स को वॉलंटियर किया। और ये जो स्टूडेंट्स थे उनकी क्या दिक्कतें थी, उनकी क्या रिजेंटमेंट्स थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेरेंट्स से परेशान था, अपने जो अनोइंग पेरेंट्स से, कुछ को फॉर एग्ज़ाम्पल उनके फ्रेंड्स
ने धोखा दे दिया, किसी को कहते हैं किसी ने चीट कर दिया, किसी को उनके टीचर ने मिसबिहेव कर दिया, उसको मार्क्स नहीं दिए एज़ पर हिज एक्सपेक्टेशन। तो वो कहते हैं इस तरह की ग्रीवियंसेस के केसेस थे जहाँ पे ऑथर ने अलग अलग केसेस को उठाया और वहाँ पे क्या कहते हैं अपनी जो एक मेथडोलॉजी फॉरगिवनेस की थी वो अपना के देखी और वहाँ पे उन्होंने फीडबैक ली, देखा कि लोगों पे उनका जो असर क्या होता है फॉरगिवनेस का। और एक सो कॉल्ड डमी ग्रुप या कहते हैं एक नॉर्मल ऐसा ग्रुप बनाया जहाँ पे ये जो रूल्स फॉरगिवनेस के वो उन्होंने अप्लाई नहीं किए। और फिर दोनों ग्रुप्स की जो रिएक्शंस थी, दोनों के जो रिजल्ट्स थे उनको कंपेयर किया और फिर फाइंड आउट किया कि इनकी जो फॉरगिवनेस की जो पॉलिसीज़ थी, मेथडोलॉजीज़ थी, प्रिंसिपल्स थे, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो इन्होंने पाया कि जब ये अपने फॉरगिवनेस के इन्होंने प्रिंसिपल्स मेथडोलॉजीज़ को अप्लाई किया और उसके बाद रिजल्ट्स ये निकले कि 95% लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला एज़ पर ऑथर्स एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स निकले। और कहते हैं जो 5% नहीं भी निकले उनको 2 या 3 काउंसलिंग्स के बाद या सिटिंग्स के बाद उनको कहते हैं वो भी कहते हैं रिजल्ट जो उनको जो एज़ पर एक्सपेक्टेशन आए। अब यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट्स कैसे आए। रिजल्ट्स कहते हैं फिजिकल और मेंटल लेवल दोनों पे आए। जैसे कि फिजिकल लेवल पे लोगों को जो कहते हैं गुस्सा था वो कहते हैं कम हो गया, लोगों की फिजिकली जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट बीट बढ़ना था वो कम हो गया, एक तरह से इंसोमनिया नींद नहीं आना था वो ठीक होना शुरू हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का ख़राब था वो ठीक होना शुरू हो गया, किसी को कहते हैं स्ट्रेस एंजाइटी थी वो ठीक होना शुरू हो गई। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होना शुरू हो गया। हार्ट बीट किसी की बढ़ती थी, किसी को सांस में आने में दिक्कत थी, वो सारा ठीक होना शुरू हो गया। तो ये सारे इस तरह से सिचुएशंस, स्ट्रेस, एग्जाइटी, ये धीरे धीरे इन सभी से रिकवरी होनी शुरू हो गई लोगों की। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जब इस तरीके से इन्होंने ऑथर ने रिजल्ट्स देखे तो हमें ये बेसिकली इस सभी प्रिंसिपल्स को अपनाने के बाद, इन मेथडोलॉजीज़ को अपनाने के बाद यही समझाते हैं कि फॉरगिवनेस जो है अल्टीमेटली सामने वाले को जो इम्पेक्ट करती है पॉजिटिवली वो तो करती है, लेकिन डेफिनेटली जो फॉरगिव करता है कहते हैं उससे उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करती है। अब यहाँ पे बेसिकली ऑथर ये जो एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किया इनके पीछे 4-5 उनके गोल्स थे। ये एक्सपेरिमेंट करने का इनके पीछे 4-5 गोल्स क्या थे। वो सबसे पहला गोल था, वो चाहते थे कि जो लोगों में जो एक तरह से एंगर था, लोगों के पीछे ग्रेवियंस थी, फ्रस्ट्रेशन था लोगों का दूसरों लोगों के प्रति, उनको कम करना। और एक तरह से जब ये जो फॉरगिवनेस के थ्रू पॉसिबल था लोग, और ऑथर ने क्या किया बाय मेथडोलॉजीज ऑफ फॉरगिवनेस, उन्होंने लोगों के बीच ये जो ग्रीवियंस थी, फ्रस्ट्रेशन थी या रिजेंटमेंट थी, ये एंगर था, इन्होंने इससे कम किया। ये पहला इनका गोल था जो उन्होंने अचीव किया। सेकंड जो उनका गोल था जो उन्होंने रखा था, दैट वाज टू लर्न द फॉरगिव एज अ जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। वो चाहते थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी के रूप में फॉरगिवनेस को लोग एज ए बफर, एज ए स्टैंड बाय, एक तरह से उसको एक टेक्नोलॉजी एज ए वेपन उनको अपने साथ रखना चाहिए। क्योंकि लाइफ में कभी भी ऐसे स्टांसेस, ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जब आपको सामने वाले जो हैं ऑफेंड करें और आपको फिर उस केस में एजिटेट नहीं होना, रिजेंटमेंट, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में नहीं जाना है, रादर फॉरगिव करना है। तो ऑथर चाहते थे कि जो फॉरगिवनेस है वो एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी की तरह स्टैंड बाय हर कोई इंसान अपने साथ रखे। थर्ड जो गोल था दैट वाज ट्रेनिंग द पार्टिसिपेंट्स फॉरगिव द स्पेसिफिक पर्सन हु हर्ट देम। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि वो चाहते थे कि हर इंसान, हर पार्टिसिपेंट जो कि हर्ट हुआ किसी न किसी के द्वारा, कहते हैं वो उसको फॉरगिव कर दे। ये उनका मेन मोटिव था, थर्ड जो गोल था ये था। और इसमें वो काफ़ी हद तक अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स के द्वारा, अलग अलग मेथडोलॉजी फॉरगिवनेस की द्वारा जो हैं इस पे काफ़ी उनको अचीव करने में उनको सफलता मिली। इसमें एक और गोल था ऑथर का जो कि चाहते थे इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अचीव करना, वो ये था,
वो चाहते थे कि जो हर्ट हुए हैं इंसान उनकी साइकोलॉजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली जो है उनकी जो है एक तरह से स्टेट जो है वो स्टेबल हो जाएं, और फॉरगिवनेस की वजह से, फॉरगिवनेस से ही ये चीज़ें पॉसिबल थी कि वो कोई भी इंसान जो है साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली वो स्टेबल हो पाए। तो फॉरगिवनेस के थ्रू ये स्टेट जो है हर इंसान की प्राप्त करने में ऑथर ने सबकी उन लोगों की जो हर्ट हुए उनकी सहायता की। तो ये सारे गोल जो हैं ऑथर ने बाय मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ फॉरगिवनेस जो अचीव किए। नेक्स्ट टॉपिक जो ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं दैट इज़ फॉरगिवनेस इम्प्रूव्स हेल्थ। ऑथर बताते हैं कि फॉरगिवनेस, जैसे पहले बताया, ये क्या करती है, ये हेल्प करती है हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने में। और हेल्थ को इम्प्रूव करने में कैसे, दो एस्पेक्ट्स हैं, एक फिजिकल एस्पेक्ट है, एक मेंटल एस्पेक्ट है। फिजिकल एस्पेक्ट्स में कैसे पहले बताया कि हमारे जब इंसान गुस्से में होता है, रिजेंटमेंट स्टेट में होता है, एंग्जाइटी स्ट्रेस में होता है, एंगर में होता है, तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, नींद उसकी उड़ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब कहते हैं फॉरगिवनेस अपनाता है इंसान, तो क्या होता है, उसका सो कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है, ब्रीदिंग उसकी डीप हो जाती है, काम हो जाता है वो, और उसको नींद आनी शुरू हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये जो कहते हैं सिम्टम्स जो हैं रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं और वो नॉर्मल स्टेट में आना शुरू हो जाता है, फिजिकली हेल्दी हो जाता है। अब बात करते हैं मेंटल स्टेट पे। मेंटल स्टेट में फॉर एग्जांपल जब इंसान स्ट्रेसफुल, एंग्जाइटी और एंगर की वजह से एक रिजेंटमेंट की स्टेट में चला जाता है, तो क्या है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी वजह से फिर और तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब वो फॉरगिवनेस को अपनाता है तो उससे क्या होता है, ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सो कॉल्ड डिप्रेशन है, इससे वो कहते हैं वापस आके एक नॉर्मल मेंटल स्टेट में आ जाता है और वो खुशी महसूस करता है, और अंदर उसके जो हैं स्ट्रेस केमिकल्स जो हैं रिलीज़ होते हैं, जो कि जब वो हर्ट होता है वो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलने बंद हो जाते हैं। तब उसके अंदर क्या है, हैप्पी हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो पूरा शरीर है जो है फिज़िकल और मेंटली वो बहुत खुशी महसूस करता है। और अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जब ये इंसान फॉरगिवनेस की मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है तो अल्टीमेटली, जैसे पहले बताया, कि वो खुद भी एक पीसफुल स्टेट में आता है, और सामने वाला जो उसको हर्ट करता है, जो ऑफेंडर होता है, उसको भी कहीं ना कहीं वो माफ़ करने के बाद उसको भी सो कॉल्ड एक पीसफुल स्टेट मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे ऑथर डिस्कस करते हैं दैट इज़ स्टैनफोर्ड ग्रीवियंस प्रोजेक्ट। स्टैनफोर्ड फॉरगिवनेस प्रोजेक्ट। स्टैनफोर्ड फॉरगिवनेस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट में बेसिकली क्यों ऑथर डिस्कस करते हैं, ये कहते हैं पहली जो उनके प्रोजेक्ट्स थे, एक्सपेरिमेंट्स थे, वो काफ़ी सफल होते हैं, तो वो इनको क्या कहते हैं, फंडिंग मिलती है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है चलाने के लिए फॉरगिवनेस का, तो उसका नाम था, इन्होंने रखा स्टैनफोर्ड फॉरगिवनेस प्रोजेक्ट। इसमें बेसिकली क्या है, 200-250 लोगों के लिए इनको एक तरह से अप्रूवल मिलती है उनके लिए कि आप उन पे एक्सपेरिमेंट करें, आप उनको फॉरगिवनेस प्रोजेक्ट चलाएं, उनको ट्रेनिंग दें। लेकिन यहाँ पे ओवरवेलमिंग कहते हैं रिस्पांस मिलता है, तो वो लोग वहाँ पे कम से कम 400-500 लोग जो हैं उसमें रिक्रूट करते हैं, अपने आप को एनरोल करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो लोग हैं उनकी एज ग्रुप जो है 25 से 50 साल की उम्र तक के लोग जो हैं यहाँ पे एनरोल करते हैं ऑथर, और उनमें फिर वही जो अपने मेथोडोलॉजी है, अलग अलग तरह की फॉरगिवनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई करके देखते हैं, और वो देखते हैं कि रिज़ल्ट्स जैसे पहले एज यूजुअल मिलते हैं, लोगों के रिज़ल्ट्स पॉजिटिव होते हैं, और लोग जो हैं फिज़िकली मेंटली बहुत इम्प्रूव करते हैं, और जो सो कॉल्ड उनकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी उनके अंदर होती है, फिज़िकली मेंटली वो अपसेट होते हैं या उनके अंदर डिजीज़ पैदा हो जाती हैं, तो वो कहते हैं अल्टीमेटली रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, वो रिवर्स हो जाती हैं स्टेजेस। तो फाइनली ऑथर जो है इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए यही बताते हैं कि ऑथर ने ये जो सारी प्रिंसिपल्स कहते हैं अवॉल्व किए फॉरगिवनेस के, या कहते हैं पैदा किए या अवॉल्व किए या एक्सपेरिमेंट करके उनको ईजाद किया,
वो बेसिकली उसका मतलब, उसका पर्पज़ यही था कि वो चाहते थे कि लोगों की हेल्प कर पाएँ, कि लोग अपनी सो कॉल्ड हर्ट से, एंग्जाइटी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एंगर से वो बाहर आके लोगों को, सामने वाले को माफ़ करें जो ऑफेंडर है, और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो खुद अपने आप को माफ़ कर पाएंगे, खुद अपने आप को सही, हेल्दी, सक्सेसफुल, हैप्पियर लाइफ जी पाएंगे, और सामने वाले को जैसे माफ़ करेंगे तो वो भी अल्टीमेटली उनको भी सुधरने का एक बार मौका वो दे पाएंगे. So this is all about this whole chapter, that is the principles of forgiveness. नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर टेक्निक डिस्कस करेंगे, उसका नाम है, दैट इज़ नॉर्दर्न आयरलैंड द अल्टीमेट टेस्ट. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय.